हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन अवर चैनल। हम लोगों के चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हेलोरिन बनाने के मेथड के बारे में। पिछले दिन हमने कुछ मेथड्स जान लिए थे हेलोरिन बनाने के। आज कुछ और मेथड्स जानेंगे हेलोरिन बनाने के। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मेथड जानेंगे हेलोरिन बनाने का, गॉटरमैन रिएक्शन। लेकिन उसके पहले हम सीखेंगे एक ऐसा कंपाउंड जिसकी मदद से हम हेलोरिन बनाएंगे। हेलोरिन बनाने के लिए एक कंपाउंड बनाया जाता है डाइज़ोनियम सॉल्ट। उस डाइज़ोनियम सॉल्ट का पहले हम लोग प्रिपरेशन जानते हैं कि डाइज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, और फिर उसकी मदद से हम जानेंगे कि हेलोएरिन किस तरीके से बनाया जाता है उस डाइज़ोनियम सॉल्ट की मदद से। ठीक है, तो पहले हम लोग डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाना सीखते हैं। डाइज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, उस डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाने के मेथड को हम नेमिंग रिएक्शन के अंदर क्या कहते हैं, हम पर्टिकुलर उसकी बात करने वाले हैं। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे डाइज़ोनियम सॉल्ट। डाइज़ोनियम सॉल्ट, डाइएज़ोनियम सॉल्ट पहले बनाएंगे डाइज़ोनियम सॉल्ट। डाइएज़ोनियम लवण, हिंदी में कहते हैं इसको डाइएज़ोनियम लवण। और डाइएज़ोनियम लवण बनाया कैसे जाता है, देखें कैसे बनाते हैं डाइएज़ोनियम लवण। क्या काम किया जाता है, सबसे पहले NaNO2 लेते हैं, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, और सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं HCl से करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन कराई जाती है, ये सोडियम नाइट्राइड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो बनता क्या है NaCl, ये जाता है बाहर, और क्या बन जाता है, और बनता है क्या, HNO2 नाइट्रस एसिड। अब इस HNO2 की रिएक्शन करवाते हैं हम किससे, एनिलीन की। एनिलीन लेते हैं, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 मीन्स एमीन, एरोमेटिक एरीन, यह एरोमेटिक एमीन है। एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन अब हम लोग करवाते हैं HNO2 से नाइट्रस एसिड से। और HNO2 से जो रिएक्शन करवाते हैं हम एमीन की यानी एनिलीन की, ये एनिलीन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनिलीन है। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों को एनिलीन ही बोला जाता है, एनिलीन। ठीक है, अब क्या बनता है यहाँ पे, यहाँ बनता है अब डाइएज़ोनियम सॉल्ट। डाइएज़ोनियम सॉल्ट, थोड़ा सा ये इसको सीधा कर लेना है, डाइएज़ोनियम सॉल्ट। और डाइएज़ोनियम सॉल्ट में क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। यही है हमारा डाइएज़ोनियम सॉल्ट, इसी को हम बोलते हैं डाइएज़ोनियम सॉल्ट। और डाइएज़ोनियम सॉल्ट में बगल में कौन है, क्लोराइड है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, डाइएज़ोनियम क्लोराइड। डाइएज़ोनियम क्लोराइड, डाइएज़ोनियम क्लोराइड, डाइएज़ोनियम क्लोराइड। और डाइएज़ोनियम क्लोराइड यानी डाइएज़ोनियम सॉल्ट बनाने के इस पूरे मेथड को नेमिंग रिएक्शन के अंदर बोला क्या जाता है, एक नेमिंग रिएक्शन इसको बोला जाता है, मिला के पूरा ये, इसको कहते हैं सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर अभिक्रिया, क्या बोलते हैं इसे, सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया। अब ये जो डाइएज़ोनियम क्लोराइड आया यानी डाइएज़ोनियम सॉल्ट आया, इसकी मदद से हम बनाएंगे क्या, हेलोएरिन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे कि डाइएज़ोनियम सॉल्ट से कैसे हेलोएरिन बनाते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो स्टूडेंट्स, डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स हमने अभी बना लिया। डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स क्या बनाया, ये बेंजीन रिंग, इस रिंग के ऊपर क्या लगा था, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और बगल में क्लोराइड है, यहाँ प्लस आयन और यहाँ माइनस आयन, मीन्स डाइएज़ोनियम का क्लोराइड ये है। मैंने डाइएज़ोनियम का सॉल्ट का ही एक प्रकार है डाइएज़ोनियम क्लोराइड। डाइएज़ोनियम क्लोराइड, इसकी मदद से हम लोग बनाएंगे क्या, हेलोएरिन, इस सॉल्ट की मदद से। और इस सॉल्ट की मदद से हेलोएरिन कैसे बनाएंगे, इसकी हम लोग बातें करने वाले हैं। एक और सॉल्ट लेते हैं, यहाँ क्लोराइड है, यहाँ भी क्लोराइड रहेगा, डाइएज़ोनियम क्लोराइड, और हम बनाएंगे दो
अलग अलग तरीके के हेलो एरिन्स। ठीक है, एक साथ ही काम कर लेते हैं दोनों पे। क्या किया जाता है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है HCl के साथ, दोनों की रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाएगी। यहां और कौन रहेगा, CuCl2, और यहां कौन रहेगा, CuBr2। HCl इसके साथ भी आप लिख सकते हो प्लस करके, और इसको टेम्परेचर दिया जाएगा, ऊष्मा दी जाएगी, इसको हीट दिया जाएगा, सेम नीचे वाले भी रिएक्शन को। अब होगा क्या, जो यहाँ पे N2Cl है, मीन्स N और N मतलब N2Cl, N और N मतलब N2Cl, जो यहाँ लगा हुआ है N2Cl है, यहाँ से N2 रिलीज हो जाएगा और यहाँ एक Cl आकर के ऐड हो जाएगा, बनेगा क्या, क्लोरोबेंजीन। पहले वाले में क्या बनने वाला है, क्योंकि यहाँ अंदर Cl है, कॉपर क्लोराइड है, तो ऊपर आके क्लोरीन जुड़ेगा, अगर यहाँ ब्रोमाइड है तो ऊपर आके ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, यहाँ अगर क्लोराइड है तो आके क्लोराइड जुड़ेगा और कंपाउंड बनेगा क्लोरोबेंजीन बन गया, ZENE, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और बाहर कौन गया, नाइट्रोजन गैस बाहर चली गई। ठीक है, और इसमें सेम एज जहाँ पे ऊपर क्लोरीन जुड़ा था, अब यहाँ आकर के यहाँ पे ब्रोमीन है, तो N2 बाहर जाएगा और Cl भी बाहर जाएगा, और कौन आ जाएगा यहाँ पे जुड़ने के लिए Br, तो बन जाएगा क्या, ब्रोमोबेंजीन। और नाइट्रोजन गैस यहाँ से भी रिलीज हो जाएगी, और साथ के साथ कुछ और कंपाउंड्स जाएंगे, यहाँ पे CuCl2 बाहर जाएगा और यहाँ भी CuCl2 बाहर जाएगा, एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा। ठीक है, देखिए, और इस रिएक्शन के थ्रू हमने क्या कर लिया, डायजोनियम्स के थ्रू हमने क्या कर लिया है, हेलोएरिन बना लिया। दोनों अलग अलग तरीके के हमने हेलोएरिन्स बनाए। और इस रिएक्शन को नेमिंग रिएक्शन के अंदर क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को भी नेमिंग रिएक्शन के अंदर कहा जाता है गैटरमैन अभिक्रिया। इंग्लिश में भी इसे क्या बोलते हैं, गैटरमैन रिएक्शन इसे बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम में गैटरमैन रिएक्शन के बारे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो सीधे सीधे बोल देगा कि गैटरमैन रिएक्शन क्या होती है, ये कहाँ यूज में आती है, और आपको बताना होगा गैटरमैन रिएक्शन हाइड्रोनियम सॉल्ट की मदद से क्या बनाने के लिए, हेलोएरिन बनाने की रिएक्शन की काम आती है। और इसके अलावा और भी पूछ सकते हैं आपसे, ये कंडीशन दिया रहे और कहे कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए, तो क्या करना होगा, रिएक्शन कंडीशन देख करके हमने कंपाउंड बनाने होंगे। और हो सकता है ऐसे भी दिया है, इस पूरे रिएक्शन को पहचानो कि रिएक्शन कौन सी है, तो भी हम जान लेंगे इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, गैटरमैन अभिक्रिया। तो कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, बी प्रिपेयर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए इसका। स्टूडेंट्स, हमने अब तक जान लिया है हेलोएरिन्स बनाने के कई मेथड्स, और अब हम लोग जानने वाले हैं हेलोएरिन का फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। और भौतिक गुण में आप जानते हो किसी भी केमिकल कंपाउंड का सारा ढांचा समझ में आता है, स्ट्रक्चर समझ में आता है कि वो केमिकल कंपाउंड कैसे दिखता है, उस केमिकल कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हेलोएरिन्स किस तरीके की ये नेचर रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, हेलोएरिन्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है। तो सबसे पहले हेलोएरिन जो होता है, जो निम्न हेलोएरिन होता है, जो लो हेलोएरिन होता है, मीन्स लो एटॉमिक वेट वाला, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला हेलोएरिन जो होता है वो क्या होता है, और हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला हेलोएरिन क्या होता है, इनकी स्टेट क्या होती है। तो देखिए, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब जो लो मॉलिक्यूलर वेट जिनका होता है, जिन्हें हम कहते हैं निम्न हेलोएरिन, फर्स्ट नंबर पे क्या लिखना है हम लोग, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। तो जानते हैं भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट जानने के लिए समझते हैं कि निम्न हेलोएरिन जो होता है,
लो हैलोएरिन, निम्न हैलोएरिन मतलब ऐसे हैलोएरिन जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, अणु भार बहुत कम है, वो हैलोएरिन्स क्या होते हैं? वो हैलोएरिन्स सामान्य तापमान पे, कॉमन टेम्परेचर पे, जनरल टेम्परेचर पे किस में पाए जाते हैं? वो या तो द्रव अवस्था में पाए जाएंगे और या तो ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, या तो लिक्विड में और सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। कॉमन हैलोएरिन्स जो हमें सामान्यतः दिखते हैं वो या तो लिक्विड में ही दिखते हैं और या तो सॉलिड में दिखते हैं। ठीक है, ये हो गई फिजिकल स्टेट की बात। निम्न हैलोएरिन्स जो होगा वो ज़्यादातर लिक्विड स्टेज में दिखेगा, और जो थोड़ा सा उच्च हैलोएरिन हो जाएगा, उच्च जो थोड़ा सा हो जाएगा हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला, वो किस में नजर आएगा? वो हमें सॉलिड में नजर आएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या लिख पाएंगे हम कि निम्न हैलोएरिन लिक्विड स्टेज में, उच्च हैलोएरिन ठोस अवस्था में यानी सॉलिड स्टेट में दिखाई देता है। ये हो गई पहली फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दूसरी भौतिक गुण की बात करते हैं हम लोग। तो दूसरा जो भौतिक गुण होगा वो क्या होगा? वो जान लेते हैं इसकी घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी। तो ये किस में घुलेगा और किस में नहीं घुलेगा? तो लिख रहा हूं मैं घुलनशीलता, घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी। सर घुलनशीलता माने सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता किस में होगी? किस में घुलेंगे हैलोएरिन्स और किस में नहीं घुलेंगे हैलोएरिन्स? तो सुनिए, सामान्यतः जल में ये हैलोएरिन्स नहीं घुलते हैं। जल में नहीं घुलने का कारण ये होता है कि हैलोएरिन्स अल्प ध्रुवीय होती हैं। अल्प ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? लेस पोलर होते हैं, बहुत कम पोलैरिटी रखते हैं ये हैलोएरिन्स। अगर कम पोलर नेचर होगा तो जल के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, और अगर जल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे तो ये जल में आसानी से घुलने वाले नहीं हैं। और एक दूसरी बात, सर ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो ये किन में घुलने वाले हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे CCl4 हो गया, CHCl3 हो गया, और एल्कोहल्स हो गए, ईथर हो गए, फिनॉल्स हो गए। इन सारे सॉल्वेंट्स में जाकर के हैलोएरिन्स सॉल्युबल होंगे, घुलनशील होंगे, और जल में ये घुलनशील होने वाले नहीं हैं। जल में घुलनशील नहीं होने का रीजन मैंने आपको बताया क्या होता है। तो भैया ये अल्प ध्रुवीय होते हैं। लिख लेना यहाँ पे क्या, कि ये अल्प ध्रुवीय होने के कारण, अल्प ध्रुवीय होने के कारण क्या होते हैं? कारण जल में नहीं घुलते हैं, जल से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जल से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, अतः जल में नहीं घुलते हैं, अतः जल में नहीं घुलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं और जल में इसलिए नहीं घुलते हैं। क्या होता है और ये घुलते कहाँ पे हैं? घुलते कहाँ हैं? घुलनशील कहाँ होते हैं ये? सोल्यूबल कहाँ होते हैं ये? तो भैया सोल्यूबल ये होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन सा होता है? CCl4, CHCl3, ROR, ROR-, CH3, COOR-, ये सारे होते हैं, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें कि ये हैलोएरिन्स घुलते हैं। बट सबकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? कि सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होने चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए और हम नेचर के बारे में बातें करते हैं। देखिए बच्चे, और हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। दो हमने जान ली, अब तीसरी जानते हैं। तीसरी क्या होगी? तीसरा हम लोग बातें करने वाले हैं घनत्व, हैलोएरिन्स के घनत्व की, डेंसिटी की बात करने वाले, हैलोएरिन्स की डेंसिटी की बातें करने वाले। तो समझें, अगर डेंसिटी इनकी कब ज्यादा होगी और कब कम होगी, इसकी बातें करने वाले हैं हम। तो हैलोएरिन्स में आपने एक चीज जाना था कि भैया हैलोजन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, और यहाँ पे हैलोजन जो होता है वो, सॉरी हाँ बिल्कुल, हैलोजन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, और एरिन जो होता है वो होता है सिमिलर। तो ये जो हैलोजन्स है ना, ये हैलोजन्स यही डिसाइड करेंगे कि हैलोएरिन्स की डेंसिटी क्या होगी, घनत्व क्या होगा। वो हैलोजन्स जिनकी डेंसिटी कम है
उन्हें अगर एरिल के साथ जोड़ा जाएगा तो जो हेलो एरिन बनेगा उनकी डेंसिटी कम होगी, उनका घनत्व कम होगा। अगर वो हेलोजन्स इनके साथ जोड़े जा रहे हैं जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो बेसिकली हेलोजन की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण हेलो एरिन की भी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं क्या, ArF is less than ArCl is less than ArBr is less than ARI। मीन्स जो फ्लोरो एल्केन होगा, जो फ्लोरो एरिन होगा, मीन्स फ्लोरोबेंजीन जिसे हम बोलेंगे, फ्लोरोबेंजीन में फ्लोरीन की डेंसिटी जो होगी वो यहाँ क्लोरीन की कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि फ्लोरीन का वेट कम होता है क्लोरीन की तुलना में। तो आप ये ऑर्डर लगा सकते हैं। इस ऑर्डर में क्या है कि आयोडीन की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसकी वजह से पूरी जो हेलो एरिन बनी, इस हेलो एरिन की डेंसिटी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू इन सब के। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको कि जिसका वेट ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। ऐसे ही इस एटम का वेट ज्यादा होता है यहाँ पे आयोडीन का, इस वजह से पूरे चारों में से हम देखेंगे तो आयोडोबेंजीन का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग और क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बात इसकी करने वाले हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हेलो एरिन्स का। समझें, मेल्ट करने का मतलब होता है पिघलाना, गलाना। तो गलनांक कहेंगे वो टेम्परेचर जो जिस पर हेलो एरिन्स पिघली हुई अवस्था में मिलती है, मीन्स लिक्विड स्टेज में मिलती है, उसे हम कहेंगे हेलो एरिन्स का गलनांक। और क्वथनांक क्या कहेंगे कि हेलो एरिन्स वह टेम्परेचर जिस पर उबलना शुरू हो जाए तो हेलो एरिन्स का क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो कौन से का ज्यादा होगा, कौन से का कम होगा? जिसका वेट कम उसका गलनांक और उसका क्वथनांक भी कम। जिसका वेट ज्यादा उसका गलनांक भी ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा और उसका क्वथनांक भी ज्यादा, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा। देखें तो क्या हो जाएगा, यहां मैं बना देता हूं स्ट्रक्चर, इस बार बना के लिख रहा हूं। क्या होगा, फ्लोरोबेंजीन, दूसरा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। इन चारों में से वेट सबसे ज्यादा किसका है, आयोडोबेंजीन का। सबसे कम वेट किसका है, फ्लोरोबेंजीन का। वेट ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, वेट कम है, डेंसिटी कम है। वेट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, वेट कम है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। समझें, तो ऑर्डर क्या लग जाएगा, ऑर्डर क्या बन जाएगा यहाँ पे, फ्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा चारों में से। उसके बाद इसका ज्यादा होगा क्लोरोबेंजीन का, फिर उसके बाद ब्रोमोबेंजीन का ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडोबेंजीन का। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सब ले सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।